the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम लोग बात करेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी डिवीजन ऑफ हमने पिछले वीडियो में बात करी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी थी कि एक सामान्य व्यापार में सामान्य कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाने चाहिए। एक सामान्य व्यापार मतलब मीडियम साइज अगर व्यापार हो तो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे लिए जरूरी है जिनको रखना चाहिए, वो सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से एक बुक का नाम था जर्नल बुक। हमने बात करी थी जर्नल बुक के बारे में। अब ये जर्नल बुक में ऐसा है कि जितने हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने व्यापार के जो ट्रांजैक्शंस है, सबको इस जर्नल में हम लोग लिख सकते हैं या लिखते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत मोटी किताब हो जाएगी, बहुत मोटे बुक हो जाएंगे। इसको लिखना भी इजी नहीं होगा, समझना भी इजी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर बिजनेस हमारा छोटा है तब तो काम चला लेंगे हम इससे, लेकिन अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो उसका उपाय क्या है? तो हम करते हैं कि जब ज़्यादा टेंशन है, बड़ा बिजनेस है, तो इस जर्नल को हम लोग डिवाइड कर दें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दें। जब हम जर्नल को छोटा छोटा करते हैं, अलग नेचर के लेन देन को अलग बुक में लिखना शुरू करते हैं, उससे फ़ायदा होता है कि ये छोटा हो जाता है, काम इसका बट जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इसी का नाम हम लोग कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यानी जो हमारा जर्नल बुक था उसको अलग अलग डिवीजन कर दिया। तो किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग डिवीजन करेंगे तो हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लिखने में मजा आएगा उसको थोड़ा होने के चलते। इसका कई नाम है। एक और नाम हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं, जो सहायक बही है। ये बही कौन सी है? ऐसे छोटे छोटे बही बनेंगी जो इस जर्नल को हेल्प करेंगे, सहायक हैं, इसके सहयोग वाली बही है। इसके और भी नाम हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स भी हम लोग कहते हैं। चाहे जो भी नाम रखा जाए, एक बुक हमारा जर्नल बुक जो बहुत ही मोटे और बड़ा होने वाला था, उसको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और जिस तरह का उसका लेन देन का ट्रांजेक्शन का जो नेचर है उसी के हिसाब से हमने वही बना ली। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट डिवीजन करते हैं, उन डिवीजन में से एक डिवीजन आता है कैश बुक। ये हमारे डिवीजन सब बुक्स हैं। जो हमारे जर्नल है, जब उनको हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करेंगे, अलग अलग बुक बनाएंगे, तो ये बुक उभर कर सामने आएंगे हमारे। तो अक्सर हर व्यापार में कैश बुक हम लोग बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे कई बार कानून के हिसाब से जरूरी है ये कैश बुक को बनाना। हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट वो कहता है कि कैश बुक को रखना जरूरी है, तो मजबूरी हमारी हो जाती है रखना। इसके अलावा भी हम अन्य बुक रखना चाहते हैं तो वो भी हमको करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब हमारा व्यापार बहुत बड़ा हो जाए, एक लार्ज स्केल का हमारा बिजनेस हो जाए, तो वैसे हालत में एक बुक लिखना हमारे लिए दुष्कर है, मुश्किल हो जाता है। उस बुक को हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और वही सेक्शन हमारा कहलाता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहलाता है। स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं, और सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। कई नामों से पुकारा जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो सब डिवीजन ऑफ जर्नल हैं, इनके पहला पार्ट कौन है, पहला डिवीजन कौन है? पहला डिवीजन है कैश बुक। कैश बुक के बारे में बहुत अच्छी तरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं, इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, अब कैश बुक का कितने डिवीजन हो पाएगा, सारी बातें हमने कर चुकी है। अब कैश बुक में सिंपल कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम भी हो सकते हैं, पेटी कैश भी हो सकते हैं। ये तमाम बातों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बस इतने याद रखना है कि कैश बुक ऑल्सो ए डिवीजन ऑफ द जर्नल बुक। अब इस बुक में हम क्या लिखेंगे? यह कैश बुक एक ऐसा बुक है, या कह सकते हैं यह कैश बुक एक ऐसा जर्नल है, जर्नली के पार्ट तो है ये, एक ऐसा जर्नल है जिसमें जितने कैश ट्रांजैक्शंस हैं,
उन सबका रिकॉर्डिंग हम इस बुक में करते हैं, चाहे वो ट्रिपल कॉलम हो, 2 कॉलम हो, सिंपल कॉलम हो, चाहे कोई कॉलम कैश बुक हो, उसमें हमारे कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसकी चर्चा हो चुकी है, तो हल्का से एक इंडिकेशन दिया गया है कि ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये सीधी सीधी सी बात है। जो दूसरा हमारा सब डिवीजन ऑफ जर्नल है वो हमारा है परचेज बुक। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हमारे व्यापार छोटे हैं, सिंपल है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बुक से सारा काम चला लेंगे, हमारा वो बुक होगा जर्नल बुक। लेकिन अगर थोड़ा सा एक साइज मुकम्मल साइज से बढ़ जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो एक ही आदमी को सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो डिवीजन करना आसान हो जाता है और इससे बहुत सारे फायदे हमारे हैं। अब ये जो परचेज बुक है, अगर व्यापार बड़ा है, आप जितना माल खरीदे हैं, गुड्स परचेज किए, आप उस गुड्स का हिसाब देखना चाहते हैं कि वन प्लेस पर मिल जाए, सिर्फ परचेज का हिसाब मुझे कहीं मिल जाए। अगर परचेज का हिसाब जर्नल में ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, इतनी मोटी बन जाएगी। इसलिए हमने जर्नल से निकाल के उसको अलग कर लिया है। अलग कर लिया, एक ऐसा बुक बनाया, एक ऐसा रजिस्टर बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का जो हमारा परचेज है उसी का रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। सिर्फ गुड्स का जो हमारा रिकॉर्ड है। परचेज करने के लिए तो हम बहुत कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में, हम मैसेज परचेज करते हैं, बहुत सारा आइटम्स परचेज करते रहते हैं, लेकिन ये सारे परचेज के लिए ये परचेज बुक नहीं है। ये परचेज बुक उस आइटम के लिए है जो हमारा गुड्स है, और गुड्स समझा चुके हैं गुड्स क्या होता है। एनी आइटम परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जो भी आइटम हम लोग खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, उसको ही गुड्स कहते हैं। अब ये गुड्स हम कैश भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। तो जब नगद खरीदें या उधार खरीदें, अगर गुड्स है तो हम परचेज बुक की बात सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हमारा कैश परचेज है, गुड्स हमने कैश परचेज किया है, नगद खरीदा है, तो उसको इस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर से एक बार सुनिए, अगर हमने कैश परचेज किया है, नगद परचेज किया है गुड्स का, तो उसका रिकॉर्डिंग हम परचेज बुक में नहीं करेंगे, बल्कि सीधे कैश बुक में करेंगे। तो सीधी सी बात हो गई, तब इसमें कौन सा रिकॉर्ड करें? गुड्स का रिकॉर्डिंग तो करना ही है, लेकिन कौन सा गुड्स? जिसको हमने उधार खरीदा है। तो जब उधार खरीदा है तो पार्टियों के डिटेल की बात आएगी। पार्टियों से हमने किस पार्टी से कौन सा माल कितना लिया है, किस डेट में लिया है। क्योंकि उधार है तो पार्टी का डिटेल हमें चाहिए, क्योंकि पार्टी को हमें पेमेंट करना है फ्यूचर में। तो हम एक रजिस्टर अलग बनाकर देखना चाहते हैं कि किस किस पार्टी को कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो उसके लिए हम एक अलग बुक रख लेते हैं, और इस बुक में सिर्फ और सिर्फ उधार परचेज गुड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारे परचेज बुक। तो कह सकते हैं परचेज बुक एक ऐसा बुक है जिसमें सारे क्रेडिट परचेज हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें पार्टी के डिटेल होते हैं, गुड्स के भी डिटेल हो सकते हैं, इसमें इनवॉइस नंबर भी हो सकता है, और कौन कौन सा आइटम इनवॉइस में ऐड है या लेस किया गया है वो भी इसमें डिटेल मिल जाएगा हमारे इसमें। तो परचेज बुक से हम एक ही जगह पर परचेज से संबंधित कई इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। अब कई इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कितना हमारा उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, कितना कैश डिस्काउंट है, कितना हमारा जीएसटी लगा है, ये कितना हमारा पैकिंग चार्जेस है, कितना हमारा कार्टेज लगा है या नहीं लगा है। परचेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हैं एक ही जगह पर, यानी इस परचेज रजिस्टर में ढूंढ पाना एकदम इजी हमारे लिए हो जाता है। अगर इन चीज़ों को बजाय परचेज बुक में एंट्री करने के हम सीधे जर्नल में रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार हम परचेज बुक समझ गए कि परचेज बुक एक ऐसा बुक है जिसमें सारे परचेज से संबंधित इंफॉर्मेशंस होते हैं, और जो गुड्स हमने क्रेडिट परचेज किया है उसी का डिटेल होता है, और इसमें पार्टियों का भी यानी सप्लायर्स का भी डिटेल होता है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे परचेज बुक कैसे तैयार किया जाता है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। फिलहाल एक हल्का सा परिचय हो गया परचेज बुक क्या है। साफ लिखा ओनली गुड्स, क्लियर जोर दिया गया ओनली गुड्स। आप गुड्स समझते हैं किसको कहते हैं?
किसको गुड्स कहते हैं? जिस आइटम का हम लोग व्यापार करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है, या जिस आइटम को हमने परचेज किया है फिर से बेचने के लिए वो हमारे लिए गुड्स होता है। तो उस गुड्स के बारे में कहा गया है कि ओनली गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड। एक सिंबॉलिक मैसेज आपके सामने है कि किसको रिकॉर्ड करना है। तो इस लाइन से पूरी बात समझ में आ जाती है। एक नीचे लाइन लिखी गई है, कैश परचेज ऑफ गुड्स। अगर हमने गुड्स को कैश परचेज किया है, नगद खरीदा है, तो कहाँ जाएगा? रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर नगद आपने खरीदा है गुड्स को तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, चाहे कोई भी कैश बुक, बस कैश बुक में जाएगा। तो देखा हमने, माल जो खरीदा है, जो गुड्स खरीदा है, दो जगहों पर जाने के चांसेस हैं। अगर उधार खरीदा है तो परचेज बुक में आ जाएगा, और यदि नगद माल खरीदा है तो कैश बुक में जाएगा। अगर कोई जानना चाहता है कि टोटल हमारा परचेज कितना है, हो सकता है कि हमारा व्यापारी जानना चाहे, जो प्रोप्राइटर है जानना चाहे, मैनेजमेंट जानना चाहे, तो ये दो जगहों पर बंटवारा हो गया परचेज का। एक चला गया कैश वाला कैश बुक में चला गया, और उधार वाला आ गया परचेज बुक में। बिल्कुल कैश बुक से हम वहां से लेंगे कैश परचेज, और परचेज रजिस्टर यहाँ से भी लेंगे, और ये दोनों एक जगह हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पोस्टिंग करते हैं। एक अलग से लेजर खुलता है परचेज अकाउंट के नाम से। तो कैश बुक का परचेज कैश वाला और ये उधार वाला, ये दोनों परचेज अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। फिर जो बैलेंस उसका आएगा जहां जाना हो जाएगा। इस प्रकार हमें मिल जाएगा टोटल परचेज, यानी टोटल परचेज इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। टोटल निकाल लेंगे फिगर, हम लोग पता चल जाएगा। आगे बढ़ते इसी तर्ज पर एक और हमारा सब्सिडियरी बुक है सेल्स बुक। जिस तरह से परचेज बुक की हम लोग बात करते हैं, परचेज बुक में जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ गुड्स का रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे गुड्स जो हमने क्रेडिट पर परचेज किया है, ठीक उसी तर्ज पर ऐसे गुड्स जिसको हम सेल करते हैं, सेल करना मीन्स फॉर ए प्राइस, किसी निर्धारित प्राइस के बदले में जो माल हम बेचते हैं, माल गुड्स, दूसरे आइटम्स नहीं, किसी प्राइस के बदले में जो गुड्स हम सेल करते हैं उसी का डिटेल हम रिकॉर्ड करते हैं अपने सेल्स बुक में। तो ये एक ऐसे सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, या एक ऐसा डे बुक है, या एक ऐसा जर्नल कह लीजिए। एक सेल्स बुक एक ऐसा जर्नल है जिसमें उधार बेचे गए माल के इंफॉर्मेशन या विवरण होते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी इनवॉइस नंबर या बिल नंबर आ सकते हैं। जिसको हमने बेचा है, उधार बेचा है, तो पार्टी का डिटेल भी चाहिए हमें। तो जिन ग्राहकों को हमने सेल किया है उनका डिटेल भी चाहिए इस बुक में। कौन सा बिल नंबर या इनवॉइस नंबर, वो भी नंबर डालना पड़ेगा। माल के क्वांटिटी भी हम लोग डाल लेते हैं, डिटेल भी डाल लेते हैं कि ये माल का कॉस्ट कितना था, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना था या नहीं था, इसमें जो भी डिस्काउंट देना है, कार्टेज है, पैकिंग है, फॉरवर्डिंग है, ये तमाम सूचनाएं हो सकती हैं। और नेट फिगर कितना है, हो सकता है कि जीएसटी की बात आ जाए। अब जीएसटी के 3 पार्ट हो सकती है बात, हो सकता है कि CGST हो, SGST हो, IGST हो। अब डिपेंड करता है कि हमने सेल कैसे किया है। अगर हमने सेम स्टेट में किया है सेल, एक ही स्टेट के अंदर बिक्री किया है, तो ये 2 GST आ सकते हैं, CGST और SGST। अगर हमने इंटर स्टेट सेल कर दिया है तो वो भी एक IGST की बात हो सकती है। तो सेल से संबंधित, रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जितनी इंफॉर्मेशन हैं उन तमाम इंफॉर्मेशन को सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमने कैश सेल किया है, हम दोनों तरह से बेचते हैं माल को, कैश सेल भी करते हैं और उधार सेल भी करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उधार सेल्स को हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और उससे संबंधित जो भी सूचना है, कार्टेज, कैरेज, पैकिंग, जो भी सूचना अगर है तो इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो कैश सेल्स है उसको रिकॉर्डिंग हम लोग कैश बुक में कर लेते हैं, बिल्कुल परचेज के तर्ज पर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दिस बुक इज यूज्ड ओनली फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये लाइन एक लिखी गई है कि यह बुक किस चीज में यूज हम लोग करते हैं, तो ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल।
जब आप क्रेडिट सेल के रिकॉर्ड करोगे तो उसमें पार्टियों का या कस्टमर्स का डिटेल अनिवार्य बन जाता है। कस्टमर्स के रिकॉर्ड करना है क्योंकि हमें उनसे फ्यूचर में रुपया लेना है, प्राइस लेना है, उधार हमने बेचा है तो। और लिखा है कि नॉट सेल ऑफ एनी अदर आइटम्स। अगर गुड्स के अलावा कोई अन्य आइटम आप सेल कर देते हो व्यापार में, अब अन्य आइटम क्या सेल कर सकते हैं? हो सकता है कि अखबार हम डेली पढ़ते हैं, मंगाते हैं और कई महीने का अखबार जमा हो चुका है, अब किलो के रेट से हमने अखबार को बेच दिया, सेल तो आप भी कहोगे। लेकिन जब सेल रजिस्टर में चढ़ाने की बात आएगी तो बेचे गए अखबार का सेल हम इस रजिस्टर में नहीं चढ़ाएंगे। वजह क्या है कि वो अखबार हमारे लिए गुड्स नहीं है। कोई पुरानी मशीन हमारे यहाँ पड़ी है, कोई और पुराना आइटम, खराब आइटम, स्क्रैप हो गया है, अगर उस खराब आइटम को, एसेट को आप बेचते हो तो कहने के लिए सामान्य तौर पर सेल तो उसको भी कहेंगे, लेकिन वो हमारे गुड्स का सेल नहीं है, इसलिए इस सेल्स रजिस्टर में रिकॉर्ड उसका नहीं करेंगे। अब कहाँ करेंगे वो बात की बात है। लास्ट में एक और होगा जिसकी रिकॉर्डिंग इन बुक्स में नहीं करते हैं, उसको कहीं और ले आते हैं, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। इतना ही ध्यान रखना है कि सेल्स रजिस्टर या सेल्स डे बुक या सेल्स बुक वह बुक है, वह रजिस्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का रिकॉर्डिंग करते हैं और उससे जुड़े हुए कोई इंफॉर्मेशन हैं तो उनका भी रिकॉर्डिंग करते हैं, और साथ में जो कस्टमर्स हैं जिनको हमने उधार बेचा है उनके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल्स बुक। ये भी डिवीजन ऑफ जर्नल एक पार्ट ये भी है। एक चौथा पार्ट की बात करते हैं। जब हम लोग माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, व्यापारी हैं, तो हो सकता है कि माल खरीदते समय कोई गलत माल आ गया हो, या हमारे जो सैंपल था, जो हमने सैंपल ऑर्डर किया था उसके अनुसार हमारे नहीं है माल, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमारे माल में गड़बड़ी थी, तो उस माल को एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग फिर वापस कर सकते हैं सप्लायर को। तो जब वापस कर सकते हैं, लेकिन ये वापस करने का काम फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, माने बड़े पैमाने पर है। सालों भर में हम जब माल परचेज करते हैं, वापस करने की जो हमारे यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ज़्यादा है तो वापस करने वाले ज़्यादा आइटम्स हैं तो इसके लिए भी हम एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं, और उसको हम लोग नाम देंगे परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक यहाँ लिखा हुआ, या और रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, बाहर हमने वापस कर दिया, उसके अलग रजिस्टर रख लिया, बिल्कुल वही कहानी होगी। इस बुक में कौन सा रिकॉर्ड रखेंगे? जितने हमने माल पहले खरीदा था उस माल में से किसी भी कारण से अगर हम वापस करते हैं अपने सप्लायर को, तो उसका डिटेल हम इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक कह सकते हैं। इसमें इंडिकेशन है गुड्स परचेज्ड प्रीवियसली, जो पहले हमने माल खरीदा था, इफ रिटर्न टू सप्लायर्स, अगर उसको हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं या किया जाता है, दिस रिकॉर्डेड इन दिस बुक, उसी का रिकॉर्ड हम लोग इस बुक में करते हैं। तो ये भी बात समझ में आ चुकी है। अगर हम कोई एसेट खरीद लें और एसेट खरीदे हुए व्यापार के लिए अगर उसको वापस करते हैं किसी वजह से, तो परचेज किए थे एसेट बोलने के लिए परचेज वर्ड आ रहा है, और वापस कर रहे हैं एसेट तो ऐसा भी लग रहा है कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो एसेट है तो उसका ना परचेज बुक में एंट्री होगी और ना उसका रिटर्न करने पर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक। जैसे हम लोग माल उधार खरीदते हैं और सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो हो सकता है कि जिसको हमने सेल किया है वो हमारे कस्टमर्स किसी वजह से वापस कर दें माल को। तो अगर हमारा कस्टमर जिसको हमने गुड्स को सेल किया है क्रेडिट पर, अगर वो उधार माल को वापस करता है, तो अगर फ्रिक्वेंटली ये बार बार बात हो रही है, बार बार ये सेल रिटर्न की बात आ रही है, तो हम एक अलग से बुक रख लेते हैं और नाम रख देंगे उसका सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ये एक रजिस्टर हो गया या एक बुक हो गया, और ये भी हमारे क्या है? जर्नल का एक डिवीजन है, एक पार्ट है। और इसमें किसकी एंट्री करेंगे? जो भी हमने उधार माल बेचा है, अगर उसका कोई हिस्सा ग्राहक हमें वापस करता है
तो उसका डिटेल हम इस बुक में रिटर्न कर लेंगे। यानी सेल रिटर्न का जो डिटेल है उसका हमें सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेना है, और नाम वही है सेल्स रिटर्न बुक। उम्मीद है आप समझ चुके हो। तो आगे बढ़ते हैं और आखिर में देखते हैं जो छठा पार्ट है, ऐसे कोई भी आइटम जिसको आपने कैश बुक में नहीं लिखा, गया ही नहीं क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इस वजह से नहीं गया, जिसको आपने परचेज बुक में नहीं लिखा क्योंकि वो गुड्स क्रेडिट परचेज नहीं है, जिसको आपने सेल्स बुक में नहीं लिखा क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स नहीं है, गुड्स नहीं है, जिसको आपने परचेज रिटर्न में नहीं लिखा यानी वो गुड्स का रिटर्न नहीं था, जिसको आपने सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखा यानी वो गुड्स का वो भी रिटर्न नहीं था, सेल रिटर्न नहीं था, तो कहाँ ले जाएं? तो एक अलग बुक है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। तो वैसे आइटम्स, ऐसे एंट्रीज या आइटम्स जिनको ये ऊपर वाले पांचों बही में रिकॉर्ड न किया जा सका हो, जो नहीं एंटर्ड हुआ इन पांचों बही में एवं बुक्स, तब उसको जिस बही में हम लोग नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसका नाम हम लोग रखेंगे जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन की बात आती है, डेप्रिसिएशन की बात आती है, लॉस बाय फायर की बात आती है, लॉस बाय थेफ्ट की बात आती है, तो इस तरह की जो बात आएगी एंट्री तो हम लोग करेंगे, रिकॉर्डिंग तो करेंगे, लेकिन किस बुक में करेंगे ये समस्या हमारे लिए है। तो जब लगे कि इनमें किसी बुक में करना मुश्किल है, रूल के अनुसार नहीं जा पाएगा, तो अलग एक और हमारा डिवीजन ऑफ जर्नल है, उसमें हम लोग करेंगे जिसका नाम रखेंगे जर्नल प्रॉपर रखेंगे। इसमें लिखा है, थोड़ा सा इंडिकेशन है नीचे आप देखें साइड में, सच ट्रांजेक्शंस which cannot be recorded in any of the above mentioned books। जितने ऊपर ये बुक्स हमने मेंशन कर रखा है, अगर कोई आइटम इसमें रिकॉर्ड ना हो पाएगा तो कहाँ लिखेंगे, आर एंटर्ड इन दिस बुक, तो वो आइटम इस बुक में आ जाएगा। बहुत सारा एग्जांपल हमने कर दिया है चीज को। जैसे अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो फिर कहाँ जाएगा, कई चीजें हैं इसमें। तो इस प्रकार हमने सब डिवीजन ऑफ जर्नल कह लें, या जो जर्नल हमारा है मेन बुक है इसका डिवीजन। अब देखते हैं आखिर हम लोग करते क्यों है ये, इसका क्या फायदा हो सकता है, क्यों करना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सा जवाब है, जब बड़ा बिजनेस है और जब एक ही बुक आप लिखोगे तो एक आदमी इसी में फंसा रहेगा, वो क्या क्या लिखेगा, कितना लिखेगा, मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एक आदमी जब एक ही बुक को लिखता रहेगा उसमें सारी बातें आएंगी, तब तो और भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो उन गड़बड़ियों को फ्रॉड भी कर सकता है, लंबा समय लगेगा, हो सकता है कि सारी बातों की जानकारी उसको नहीं हो, उसकी योग्यता नहीं हो, कि एक आदमी हर काम को बेहतर नहीं कर सकता है। तो बेहतर है कि बड़ा बिजनेस है कि अच्छा से काम हो, ईमानदारी से काम हो, चेक करने में इजी हो जाए, तो क्यों ना उसका बंटवारा कर दिया जाए। जैसे ही बंटवारा हम करेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। जो हमारे पास मैन पावर है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में वो एबिलिटी रखते हैं, उसके हिसाब से हम बंटवारा कर देंगे। क्या पता कोई ऐसा आदमी है जो हमारे कैश बुक लिखने में मास्टरी हासिल कर रखा है, बहुत बढ़िया है, बेटर जानकारी रखता है कैश बुक, उसको कैश बुक थमाएंगे। किसी और बंदे को हम परचेज बुक थमा सकते हैं, किसी और बंदे को सेल्स बुक थमा सकते हैं। इस प्रकार जितने ये पार्ट्स हो रहे हैं हम डिफरेंट अपने कर्मचारियों को हैंड ओवर कर सकते हैं, उनको जिम्मेवारी दे सकते हैं। एक ये फायदा है, और इस तरह से हमारा डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। जो जिस लायक है उसको वही काम सौंपने का मतलब है कि वो काम बेहतर होगा, और जिसको नहीं आता उसको आप जबरदस्ती सौंपोगे बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर एक ही में सब कुछ होता तो कोई ना कोई एक ही बंदा लिखता। अब क्या पता वो बेचारा कैश बुक समझता है बेहतर, लेकिन ये परचेज रिटर्न नहीं समझ पाता, फिर उल्टा पुल्टी करते रहेगा। तो पहला जो फायदा इसका है कि डिवीजन ऑफ लेबर इसमें संभव है, जिसका हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि जब बंदा एक ही टाइप के बुक लिखता है तो उसके वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। अगर जो कैश बुक लिख रहा है बार बार कैश बुक, बार बार कैश बुक, एकदम फिट बैठ गया, वो कैश बुक में मास्टरी हासिल कर लिया, तो ज़्यादा काम करेगा और बेहतर काम करेगा। इस तरह उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क वो इंक्रीज करती है, ये भी फायदा है। और अगर हम चेक करना चाहते हैं, सपोज करो कोई एक पॉइंट को चेक करना चाहते हैं,
अगर एक ही बुक में सब कुछ होता तो आसान नहीं होगा चेक करना, ये सारे आइटम मिक्स हुए हैं। अगर हम कैश को देखना चाहते हैं, अगर बंटवारा कर दिए अलग अलग बुक है, तो बड़े आसानी से हम चेक कर सकते हैं कैश लेन देन। कहाँ चेक करेंगे? कैश बुक में। अगर कोई चाहता है कि पार्टी कौन कौन पार्टियां हैं जिसको हमने उधार बेचा है, कहाँ खोजेंगे? सीधे आ जाएंगे सेल्स बुक में आ जाएंगे। कौन कौन पार्टियां जिससे हमने उधार माल खरीदा है, बड़े आसान तरीके आ जाएंगे, परचेज बुक में आ जाएंगे। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं, ट्रेसिंग करना चाहते हैं, तो बहुत ईजी है। कब? अगर सब डिवीजन ऑफ जर्नल हमने बना लिया है तब। ये भी एक फायदा है। इसके अलावा और भी फायदा है। अगर कोई चाहता है कि फ्रॉड करे, तो एक ही बंदा जब सारा काम करेगा, सारे बुक लिखेगा, तो संभव है कि वो फ्रॉड कर सकता है इसमें, क्योंकि उसके अलावा और कोई जानता नहीं है। तो कहाँ अंदर वो क्या लिख रहा है, क्या बैगलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये दूसरे को पता तो है नहीं। तो उससे बचने के लिए अगर एक ही काम को कई लोगों में बंटवारा कर दिया जाए, ये लोग अलग अलग लिखना शुरू करेंगे तो कई लोग बन गए। अब यहाँ पर फ्रॉड करना आसान नहीं होगा। जब तक सारे लोग नहीं मिलेंगे तब तक फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब 1 से 2 बने, 2 से 3 हो गए, तब वहाँ फ्रॉड की चांसेस कम हो जाती है। तो इस प्रकार डिविजन लेजर करने से हमारे फ्रॉड करने की जो संभावनाएं है वो भी कम हो जाती हैं, उस पर रोक लगाते हैं। एक और फायदा इसका हो सकता है, एक टाइप का जितने हमारे इंफॉर्मेशन हैं वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। कैश वाले इंफॉर्मेशन कैश बुक में मिल जाएंगे, क्रेडिट परचेज वाले इंफॉर्मेशन एक जगह परचेज बुक में मिल जाएंगे, क्रेडिट सेल्स वाले इंफॉर्मेशन सेल्स बुक में मिल जाएंगे। अगर कोई सेल्स रिटर्न है उसका इंफॉर्मेशन हमें सेल्स रिटर्न बुक में मिल जाएंगे। तो एक ये फायदा है कि एक टाइप का इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर बड़े आसानी से हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी फायदा हमारा है। एक और बात कह सकते हैं इसमें, जो बंदा ये बुक लिख रहा है, चाहे कोई भी बुक लिखे इसमें, जिसको हमने अच्छा समझकर उसके एबिलिटी का मेजर करके हमने दिया है इसको लिखो, अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है, किसी प्रकार के एरर आते हैं या फ्रॉडिंग की बात चलती है, तो बड़े आसानी से हम उसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। आसानी जिम्मेवार, क्योंकि उसने लिखा है, उसको हमने सौंप रखा है। तो इस प्रकार डिवीजन ऑफ लेबर के कई हमारे फायदे हैं, कई फायदे हैं। इसलिए जरूरी होता है जब बिजनेस बड़ा होता है तो हम लोग डिवीजन ऑफ लेजर करें। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं, या ओरिजिनल बात इसमें आता है जब प्रारंभिक है, या प्रारंभिक एंट्रीज को हम इस बुक में लिखते हैं। तो आज हम इतना ही समाप्त करते हैं। जब उम्मीद है कि आप ये पूरे वीडियो देखने के बाद आप समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट हमारे वीडियो आएंगे कि कैसे हम लोग परचेज बुक लिखेंगे, अब कैसे तैयार करेंगे परचेज बुक, कैसे तैयार करेंगे हम सेल्स बुक, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, क्या निचोड़ निकलेगा। तो नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।